what is the objective, what are the components. So I'm going to the slide. ठीक है, इस आगे बढ़ते हुए बस एक एक करके बस मैं कर देता हूँ. Ma'am has discussed what is compensation and meaning of compensation, definition of compensation. Generally, it is the this slide shows the components of the compensation. What are the components of compensation management? There are 4 components. Basically, Mr. Thomas J. Bergman has given 4 distinct components, that is wage and salary, employee benefits, non-recurring financial rewards, and non-pecuniary rewards. मीन्स जो कंपनसेशन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मिलता है, वो ये सारी चीजें उसी कंपनसेशन की पार्ट है, उसी कंपनसेशन का है जो हमको ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है. तो जैसे अगर डिस्कस करें तो वे पहला वेज एंड सैलरी, ये कैश पेमेंट हुआ. एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये आपका पीएफ, ईएसआई, ईएसआईसी, इस तरह की चीजें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारी चीजें. नॉन रिकरिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मींस बोनस, इंसेंटिव, इस तरह की चीजें. और नॉन पिक्यूनरी जो है वो आपका एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें. मैम प्लीज डिस्कस, एक मिनट. नेक्स्ट, what is wage and salary? Ma'am has earlier discussed about this. Wage is for the blue collar employees. Blue collar employees means they are involved in the operating functions. Salary is the white collar employees. Employee benefits, non-recurring financial, non-pecuniary, ये मैम सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ये आगे इसमें जा रहा हूं. बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनसेशन, अगर हम इसको करें तो कंपनसेशन है क्या? एम्प्लॉय रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन in exchange of organization or management provides these type of components. Earlier we have discussed these components. All performance of this is the compensation management. Means हम जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एक देता है, उसके एक्सचेंज में मैनेजमेंट जो आपको वेज और सैलरी देता है, पीएफ, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटी ये देता है, आपको इंसेंटिव बोनस देता है, आपको पार्टिसिपेशन, आपको ऑटोनॉमी, आपको एम्पावर करता है. ये सारी चीजें जो है कंपनसेशन की पार्ट हो गई. तो ये कंपनसेशन जो है, अगर देखा पहले जो है कंपनसेशन एक बहुत छोटा चीज हुआ करता था. आज कंपनसेशन जो है ब्रॉडर रूप में है. मीन्स अगर वर्ड ऑफ प्रेज और एप्रिसिएशन से लेके वेज और पेमेंट देना, ये सारे कंपनसेशन के पार्ट हुए. तो कंपनसेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो वो हमारा पहले कंपनसेशन, हमको वेज और सैलरी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए. ये सारी चीजें अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं.
अगर जैसे फ्रैंक, अभी आपको एक स्लाइड जो दिख रहा है फ्रैंक एम रैशल का, आर यू सीइंग दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हेलो, Yes, कोई sir. एक Yes, कोई sir. अनम्यूट होइए। ओके ओके, तो फ्रैंक एम रसेल के हिसाब से जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है वो है टू अट्रैक्ट, टू मोटिवेट एंड टू रिटेन। आपको आप इसी सीक्वेंस से याद करिएगा। थोड़ा सा स्लाइड में हम लोग इधर उधर लिख दिए हैं, लेकिन आप जो है आप इसी तरह याद करिएगा, टू अट्रैक्ट, टू मोटिवेट एंड टू रिटेन। जितना भी है कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसी के चारों तरफ कंपनसेशन मैनेजमेंट घूमता है। मींस बेसिक अगर देखा जाए तो कंपनसेशन, एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना, टू उनको मोटिवेट करना और रिटेन करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे चीजों को हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में, हमको ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें चाहिए, आप कॉमन सेंस से आंसर इसका बता सकते हैं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी चाहिए, हमको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा जॉब चाहिए, हमको ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक रिकॉग्निशन चाहिए, हमको ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सारी चीजें ये कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और ये सारी चीजें कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है कंपनसेशन, कि वो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने का काम, कि एम्प्लॉय जो है अट्रैक्ट हो, मोटिवेट करने का काम, और उनको ऑर्गेनाइजेशन में वो रहें, छोड़ के ना जाए, स्विच ना करें, तो रिटेन करने का काम, ये तीनों चीजें ये करती है। हम ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो हम रिलेशनशिप हुआ, हमको एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हमको एक अच्छा कल्चर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंपनसेशन मैनेजमेंट से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो अगर देखें हम रॉबिन्स का ये डेफिनेशन, कि कंपनसेशन मैनेजमेंट एम्स एट designing a cost effective pay structure that will attract, motivate and retain competent employees. Competent means हमारा यूजफुल हो, वो एम्प्लॉय हमारे लिए यूजफुल हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो, ऐसा एम्प्लॉय जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए और हमेशा अट्रैक्ट रहे। तो ऐसा हमको कॉस्ट इफेक्टिव पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मींस विन विन सिचुएशन हो, जहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर दोनों का बेनिफिट हो। इस तरह का हमको एक पे स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अगर हम बोलें कि मिस्टर एक हम आप पे एक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मिस्टर ए इज द सुपरवाइजर, मिस्टर बी इज द अदर सुपरवाइजर, बोथ आर वर्किंग फ्रॉम प्रीवियस 20 years। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इनको एक सी ऑर्गेनाइजेशन आया नया नया, ये ऑर्गेनाइजेशन इनको चाहता है कि ए को ये ले ले, ए जो है उसको लेने का कोशिश करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर इनको लेने का चाहता है तो इनको सैलरी जो है बोल रहा है कि आपको डबल देंगे, डबल सैलरी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फैसिलिटी हम आपका बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे जो आपको अभी करंट मिल रहा है। अब इनको हमको रिटेन करके रखना होगा,
ये रिटेन हम तभी कर पाएंगे जब उनका प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो उनको फैसिलिटी, इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों के साथ अगर उनको जोड़े रहेगा तो वो नई कंपनी में ज्यादा सैलरी में भी नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव आप एकदम इसको फॉर्मूला की तरह याद करिए। तो पहला टू अट्रैक्ट, सेकंड टू मोटिवेट एंड थर्ड टू रिटेन। तीन चीजें आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन। AMR इज द बेस ऑफ द कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब इसके साथ अगर हम और चीजों को जोड़ दें, जैसे इक्विटेबल होना चाहिए कंपनसेशन। मेरी सैलरी जो हमारे साथ हैं, हमारे डेजिग्नेशन के सेम डेजिग्नेशन के हैं, उनको अगर सैलरी मिल रहा है तो सेम मिलना चाहिए। वो अगर सेम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी नुकसान करेगा। ठीक। अब जो है, जैसे अगर हम देखें कि ये तो फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए सैलरी, ये फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि नेपोटिज्म, आजकल बहुत सारा ये वर्ड सुन रहे होंगे, फेवरेटिज्म के लिए ही वर्ड नेपोटिज्म आता है। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये कंपनी का एक रेपुटेशन अच्छा बनाना होगा। अच्छा बनेगा तभी आप जो ये अट्रैक्ट कर पाएंगे एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीजें जो है ये चाहिए। हम कहीं ना कहीं हम अपने वेज और सैलरी के लिए हम लीगली जुड़े हुए हैं। जैसे मिनिमम वेज आपको देना ही है ऑर्गेनाइजेशन में। गांधीयन थॉट्स में हमारा ऑर्गेनाइजेशन गांधीयन थॉट्स को फॉलो करता है। ये नोन है, चैट बॉक्स में लिखिए, नोन है। एम आई ऑडिबल? Yes, Gandhian sir. thoughts. Who can say Gandhian thoughts? Who can say Gandhian thoughts? Please write in chat box. Anyone? Ritika? Hello? Yes, sir. Ritika? Yes, sir. Yes, sir. गांधीयन थॉट्स आप जानती हैं? Honesty or violence, non-violence act or हाँ हाँ, बस ठीक, वेरी गुड। तो ये गांधीयन थॉट्स ये है कि ये ट्रूथफुलनेस पे है, ये नॉन वायलेंस पे है बेस। आप स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक के पहले ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्ट्राइक के पहले जो है आपको बैलेट यूज करना पड़ेगा, सबसे वोटिंग कराना पड़ेगा वर्कर से, तब आप स्ट्राइक कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स जो हैं गांधीयन थॉट्स में हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रीज उसको फॉलो करती है। तो ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टीशिप, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ये सारे जो गांधीयन थॉट्स के हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। तो ये इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लीगली, जैसे मिनिमम वेज की बात है, गांधीयन थॉट्स में भी है कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी हो या ना हो, आपको पे करना ही है। मिनिमम वेज पे करना ही है। मिनिमम वेज मींस जो आपका ये आप मैस्लो नीड हायरार्की का लास्ट फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक।
तो ये फिजियोलॉजिकल नीड, फूड, वाटर, शेल्टर, ये कहीं ना कहीं ये मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ सब्सिडाइज होम, एजुकेशन, ये सारी चीजें। तो अगर हम कंपनसेशन प्रॉपर रखेंगे तो हम एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। टाइप्स जो है, एक डायरेक्ट कंपनसेशन जिसको मॉनिटरी कंपनसेशन भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंपनसेशन जो नॉन मॉनिटरी है। तो मॉनिटरी में जहां पैसे का लेन देन वाली बात हो, जहां कैश की बात हो, वो मॉनिटरी बेनिफिट हुआ, जैसे सैलरी, हाउस रेंट, अलाउंस, ये सारी चीजें, बोनस, इंसेंटिव, ये सब जो है आपका डायरेक्ट कंपनसेशन में आएगा, मॉनेटरी कंपनसेशन में आएगा। सेकंड, इनडायरेक्ट कंपनसेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन, उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको असिस्टेंस देना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हॉलीडे, लीव, होम्स, ये सारी चीजें आपको नॉन मॉनेटरी में आएगी। तो दो टाइप हुए, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स जहां कैश की बात हो, पैसे का बात हो। नॉन मॉनेटरी मीन्स जहां कैश की बात ना हो, इसके अलावा जो फैसिलिटीज की बात हो। अगर हम देखें तो अब एक आप फ्रेम बना चुके होंगे कंपनसेशन का कि व्हाट इज कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन हम यही किए, वर्कर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, ये वर्कर रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स facilities and remuneration, that is the facilities and remuneration that to the worker, that is the compensation, and it is the compensation management. तो ये एक बेसिक जो है फ्रेम इसको बनाइए, यही है। हम ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं प्रॉपर कंपनसेशन के लिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर अगर कंपनसेशन की बात है मीन्स, प्रॉपर कंपनसेशन मीन्स चैट बॉक्स में लिखिए, राइट डाउन इन चैट बॉक्स व्हाट इज प्रॉपर कंपनसेशन, व्हाट इज प्रॉपर कंपनसेशन, चैट बॉक्स में लिखिए। प्रतीक्षा, रितिका, चैट बॉक्स में लिखिए। मैं क्या है कि ये सुनील सर से सीखा हूं कि आप लोगों को जो है मैं बातचीत करते रहूंगा। वेरी गुड, किसी का आया है? नित्या, वेरी गुड। सुनील सर जो है गुरु है इस मामले में। विच इंक्लूड्स ऑल, मानसी says that all monetary and non-monetary benefits. ठीक, very good. Basic salary with necessary facilities. ठीक, नितेश, very good. ठीक, तो अब जो है हमको ये क्लियर हो गया कि कंपनसेशन क्या है, व्हाट इज द कंपनसेशन, हाउ ही कैन कंपनसेशन कैन मोटिवेट अ एम्प्लॉय, हाउ compensation can retain the employee. अब हम आते हैं कि which type of factors affect the compensation, which type of factors. तो ये जितनी चीजें आप लोगों ने जो डिस्कस भी किया, जो आप लोगों ने बताया है, वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर इफेक्ट करेंगे ही। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन का एक फैक्टर मैं बता रहा हूं, एबिलिटी टू पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी सर, इस वो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसमें, सुनील सर, ये वाला ठीक है ना? ठीक, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी नहीं है तो वो आपको नहीं देगा।
कंपनसेशन, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन एक इसके साथ शर्त है कि मिनिमम वेज उनको देना ही है। मिनिमम वेज एक्ट, क्योंकि हम अभी डिस्कस किए कि हम लीगली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और गांधीयन थॉट्स में भी है कि मिनिमम वेज उनको प्रोवाइड करना ही है, एबिलिटी हो या ना हो। अगर उनमें क्षमता है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, मीन्स मिनिमम उनको देना है। और मिनिमम हम लोग क्या क्लियर किए, मिनिमम किए कि ये मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी का सबसे नीचे वाला पार्ट, फिजियोलॉजिकल नीड, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोवाइड करनी ही है। इसके साथ एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी ही है। तो बहुत सारे फैक्टर जो है ये आपके कंपनसेशन पे इफेक्ट करेंगे। जैसे डिमांड फॉर ऑन सप्लाई ऑफ ज्यादा, डिमांड ज्यादा, वर्कर का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, व्हाट विल बी द कंपनसेशन? प्रतीक्षा सर, एवरेज कट और टोटल कैश, नॉन कैश पेमेंट दैट यू गिव टू द एम्प्लॉई। ठीक, और कोई? सर ये खत्म हो गया क्या, देखिए तो है? नहीं आ रहा फोटो। ये कर दो रीजन। हाउ? ओके, वी आर 28 इन नंबर्स। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर आप देखें तो डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो क्या क्या सिचुएशन होगा, कंपनसेशन क्या होगा? आप अगर मैनेजर होते हैं, एचआर मैनेजर, डिमांड जो है आपका बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो आपको ज्यादा पैसा दे के लेना पड़ेगा लोगों को, ठीक ना? तो ये सिंपल इकोनॉमिक्स यहां पे भी लगेगा। एबिलिटी टू पे, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे है कि आपको वेज किस टाइप का देगा, मिनिमम वेज देगा, लिविंग वेज देगा, फेयर वेज देगा, नीड बेस्ड वेज देगा, ये ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे है। नेक्स्ट, लेबर यूनियंस, यूनियंस का भी इंपॉर्टेंस होता है कंपनसेशन में। ये कैसे होगा? अगर यूनियन स्ट्रांग है तो अपनी बात वो मैनेजमेंट के सामने उनको प्रेशराइज कर सकता है, अपने हिसाब से कंपनसेशन करा सकता है। अगर वो यूनियन स्ट्रांग नहीं है तो वो नहीं करा सकता। तो उसके लिए यूनियन स्ट्रांग हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन नहीं होनी चाहिए, यूनियन कम से कम हो जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हों। ठीक, नेक्स्ट, प्रिवेलिंग वेज रेट। आपका प्रिवेलिंग वेज रेट मींस मार्केट रेट। मार्केट रेट जो है वो वेरी गुड, दो लोग जवाब दिए थे, रितिका, नित्या। ठीक, नेक्स्ट जो है प्रिवेलिंग वेज रेट्स, जो अगर हमको कंपनसेशन समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने एम्प्लॉय को क्या दें, तो मान लीजिए बीआईटी का एग्जांपल ले, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कंपनसेशन दें, तो हम चले जाएंगे शंकरा, हम चले जाएंगे रूंगटा, वहां जाके पूछेंगे भाई आप लोग कितना दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, ये सैलरी कितना आवर्स ड्यूटी के साथ, तो वो ये प्रिवेलिंग वेज रेट हो गया, मार्केट रेट हो गया। मींस आपके आपके सराउंडिंग जो रेट चल रहा है आप उस रेट को दें। वेज रेट, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैसे यहाँ पे हम लोग इसको हल्का सा बस दिमाग में रखिए कि वेज रेट जो है ये
एक तो मार्केट रेट हो गया, दूसरा पे लीडर, थर्ड पे फॉलोअर। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के टेम्परामेंट, उसके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है कि वो क्या बन के रहना चाहता है। क्या वो मार्केट रेट देगा, कि वो पे लीडर बन के रहना चाहेगा, कि वो पे फॉलोअर बन के रहना चाहेगा। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन की परिस्थितियां अलग हैं कि वो किस तरह का अपने एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर रखेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं भारती कॉलेज और बीआईटी का एग्जांपल लूं, तो बीआईटी जो है बहुत पुराना है, ये पे लीडर बन के रहना चाहेगा और एक रेपुटेशन क्रिएट करना चाहेगा मार्केट में कि हम ज्यादा से ज्यादा पेमेंट दें। लेकिन भारती कॉलेज जो है वो पे फॉलोअर बन के रहना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके यहाँ एडमिशन उतने नहीं हो रहे हैं, उसकी सीटें फुल नहीं हो रही हैं, जो एआईसीटी के नॉर्म्स हैं उसको किसी न किसी तरह फुलफिल कर ले। तो वो जो है आपके कंपनसेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको दरकिनार कर देता है, उसको इग्नोर करता है। वो क्या है? रिटेंशन पे वो ध्यान नहीं देता। जैसे बीआईटी का रिटेंशन 95% है। ये हम लोग को जितने भी नैक में और इसमें ए ग्रेड, A+ ग्रेड सब मिले, तो हम जो है इसी बेसिस पे हमको मिला कि हमारा रिटेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये बहुत सारे हैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी, ये भी फैक्टर करेगा। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ऑर्गेनाइजेशन की तो बट नेचुरल आपका पेमेंट ज्यादा होगा, कंपनसेशन अच्छा रहेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय का एज, वर्क एक्सपीरियंस, इस पे डिपेंड करता है। आपके क्वालिफिकेशन पे, प्रमोशन पॉसिबिलिटीज कितनी है, इस पे भी करता है। हैजर्ड्स जो जॉब में इन्वॉल्व हैं उस पे भी करता है। बीएसपी के जो बॉयलर में काम करने वाला है और जो नॉर्मल ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, दोनों के पेमेंट में चेंज है। जो नक्सलाइट बेल्ट में वर्क कर रहा है, सीआरपीएफ का जवान और एक सीआरपीएफ की बटालियन यहाँ भिलाई में है, दोनों के सैलरी में अंतर है। वो क्यों है अंतर? इसीलिए है कि वो रिमोट एरिया अलाउंसेस उनको मिलता है। ठीक, तो ये इसके कारण भी ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय की अपनी पर्सनालिटी, उसके पोटेंशियलिटी पे करता है। इकोनॉमी, लेबर मार्केट, गवर्नमेंट, यूनियन, ये सब जो है कहीं नहीं कहीं ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वेज एंड सैलरी तो हम लोग देख लिए। वेज जो है आपका ब्लू कॉलर जॉब के लिए, सैलरी व्हाइट कॉलर जॉब के लिए। बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में सेम वही है जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन में है। बेस कंपनसेशन जो आपके पेमेंट से जुड़ा हुआ है, आपके वेज और सैलरी से जुड़ा हुआ है। और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जो है वो आपके फैसिलिटीज, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो व्हाट इज द गोल ऑफ कंपनसेशन? गोल हमारा कंपनसेशन का क्या होगा? आपका गोल जो है मेन ऑब्जेक्टिव AMR, अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन, इसी पे बेस करके है। ये जो है हमारा मेन गोल है। और इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे और भी चीजें हैं, तो लेकिन कंस्टेंट्स हैं। ये कंस्टेंट्स क्या हैं? आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं, आप रिटेन करना चाहते हैं, ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेजिस्लेशन किस टाइप का है, यूनियंस वो किस तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लेबर मार्केट की स्थिति क्या है। जनरली हम HR में जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्कर अबंडेंस में है और हमको जो है पहले से तैयारी करके प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं तो हम गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। जब सीजनल फ्लक्चुएशन वगैरह हो तो हम एम्प्लॉय को हम यूज कर सकते हैं,
जो हमारे पास है। तो मेन गोल जो है आपका टू अट्रैक्ट, टू मोटिवेट एंड टू रिटेन, और इसके लिए बहुत सारे कंस्टेंट्स हैं, वो जो सामने आपके पीपीटी में है। ठीक, अब जो है हम लोग सबसे बड़ी चीज ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉय को का मोरल अप रखें। मोरल अप रखें तो आप कंपनसेशन में आप देखेंगे, आप एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके सब्जेक्ट में है। इसमें आप जैसे मोरल अगर अप है तो आप बहुत सारा काम ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी स्मूथली होता है, आपका गोल अचीव होगा इजीली, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इजीली होगा, ये सारी चीजें जुड़ी रहेंगी। तो मोरल जरूरी है। अब मोरल तभी अच्छा रहेगा जब आप उसको प्रॉपर कंपनसेशन दे रहे हैं। तो कंपनसेशन, प्रॉपर कंपनसेशन दे रहे हैं मींस वो 4 कंपोनेंट, 4 components. What are the 4 components we have discussed? Wage and salary. Second, yes, wage and salary. Employee Second, benefits, non-recurring financial rewards. employee benefits. Third, non-recurring. Fourth, non-pecuniary. ये चारों चीजें जो है कंप्लीट हो तो वो प्रॉपर कंपनसेशन हुआ, और वही एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ाता है। मोरल का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है आपके हिसाब से? मोरल क्या रोल प्ले करता है? मोरल, हाँ, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। मोरल क्या रोल प्ले करता है? बूस्ट अप द परफॉर्मेंस, वेरी गुड। सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड नित्या, मानसी। मैं 5 मिनट में एक स्टोरी बता रहा हूं, आप लोग इसको देखिए। हाँ, नहीं अभी टाइम है। 5 मिनट में मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं। 1971 में इंडिया जो है बांग्लादेश को अलग किया था। ठीक, वो कैसे किया था? कहीं मोरल डाउन हुआ तो कहीं मोरल अप हुआ, नहीं तो 93,000 जो पाकिस्तानी थे वो अपना बैच और अपना बंदूक सामने रख के खड़े, हाथ बांध के खड़े नहीं हो जाते कि हम जो है अब युद्ध नहीं करेंगे, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये टोटल मोरल का खेल था, जबकि वहां इंडियन आर्मी उतना नहीं थी, लेकिन वो मोरल जो है उनका इतना डाउन हो गया, वो मोरल कई चीजों से डाउन हुआ। चाहे वो गाजी उनका मारा गया जो सबमरीन था, चाहे उनको जो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की थी वो वहां पे पाकिस्तानियों के साथ लड़ने लगी, ये सारी चीजें एक साथ हुई। चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रस्सा जो है इंडिया के पक्ष में वीटो किया, ये सब मोरल जो है उसका डाउन कर दिया। और उसके बाद हम गिनीज रिकॉर्ड में हैं कि 93,000 सैनिकों के साथ वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोरल का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो ये कंपनसेशन कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के मोरल पे काम करता है। तो बट नेचुरल ये ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे, उनके प्रोग्रेस पे ये सारी चीजें करेगी। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। आयुषी, मोरल ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, बूस्ट, वेरी गुड। ठीक, आज बस इतना करते हैं। आप अनम्यूट होइए। यस सर। Yes, sir. Yes, एनी sir. क्वेश्चन? No. No, sir. No, sir. क्लियर था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये एक चीज क्लियरली बताइएगा, क्योंकि हम लोग 2 टीचर इसको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग
एक दूसरे का टॉपिक पढ़ाते जाए तो आप लोग बोर हो रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। No, sir. No, sir. हाँ, तो उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। हम लोग मैं और मैडम जो है भरसक कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना मैं छोड़ूं उसके आगे वो करेंगे, और उसके बाद वो जितना छोड़ेंगे फिर मैं आगे करूंगा। ठीक, तो हम लोग मिल के ये जो 26 लोग आप लोग हैं और हम लोग 2 लोग मिलके इसको फिनिश कर देंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। Yes, sir. ठीक है फिर, ओके, बाय, Thank you, sir. गुड डे। Thank you, sir. ओके, थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बेटा। सर ये हो गया, इसका भी हो गया।